सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी के लिए व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। आप सभी को पता है कि व्हाट इज़ नाउन। उसी प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा, उसके कितने प्रकार के भेद हैं, उन भेदों की परिभाषा उदाहरण के सहित जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप एक गद्यांश देख रहे हैं, मतलब एक पैराग्राफ है जिनमें लाल अक्षरों में कुछ लिखा है, कुछ शब्द लिखे हैं। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी पकड़ा गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। तो यहाँ पानीपत नाम जो है, शब्द जो है वो एक स्थान का नाम है। सेनापति मराठा एक जाति का नाम बता रहे हैं। इब्राहिम अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गादी जो है वो व्यक्तियों के नाम हैं, और युद्ध और घृणा जो है वो भाव के नाम है। तो इस प्रकार ये शब्द स्थान, जाति, व्यक्ति और भाव के नाम है, ये सभी संज्ञाएं हैं। तो अर्थात अब हमें पता चल गया कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। जिन शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है बच्चों वो प्राणीवाचक भी हो सकती है और अप्राणीवाचक भी हो सकती है। इस प्रकार कुछ संज्ञाएं जो है वो गणनीय है, मतलब तुम इंग्लिश में भी पढ़े हो, काउंटेबल, और अगणनीय है, मतलब अनकाउंटेबल। ओके, तो गणनीय मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, और जिसे हम नहीं गिन सकते उसे अगणनीय कहा जाता है। संज्ञा के पहले हिंदी में 5 भेद लिए जाते थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब हिंदी में सिर्फ 3 प्रकार की ही संज्ञा है, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया गया है। तो इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद हुए: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं। तो अभी हम इन तीनों संज्ञाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, लिखा है बाजश्रवा ने दक्षिणा देना आरंभ किया। तो यहाँ पर बाजश्रवा जो है एक व्यक्ति का नाम है। तो इस प्रकार जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, कमला, रवि, सुरसागर, रामायण, महाभारत, पटना, लुधियाना, ये सब स्थान के नाम हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थानों, नगरों के जो भी नाम हैं, नदियों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, प्राणियों के नाम हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सब उसी के उदाहरण हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में यहाँ देखो दिया है एक वाक्य: धनपत घर आंगन से भागकर खुले मैदान में अमराई में खेतों की तरफ भागा। तो यहाँ पर घर, आंगन, मैदान, अमराई, खेत, ये सब पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, घर का कोई नाम नहीं है, यहाँ पर आंगन का कोई नाम नहीं है, मैदान का भी कोई नाम नहीं है। तो जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की सभी प्राणियों, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, पुस्तक, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि। नदी, ठीक है, हम नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्ति अगर हम किसी वाक्य में व्यक्ति का प्रयोग करते हैं शब्द का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर वहीं पर हम किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है एक वाक्य कि चिड़िया के प्रहार में झुंझलाहट और कड़वाहट थी, मुझसे उसकी बेचैनी देखी ना गई। झुंझलाहट, कड़वाहट, बेचैनी आदि शब्द जो है ये हमारे मन की दशा के भाव को बोध कर रहे हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, रंग, रूप, कार्य, व्यापार या भाव और अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता, बचपन, हंसी आदि। भाववाचक संज्ञाओं को देखा और छुआ नहीं जाता है, हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के सहारे से। आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, और हम इस तरह से भाव को जान सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है अब वो चला गया है आपका जातिवाचक संज्ञा में। जैसे दूध, सोना, पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको ले लिया गया
उसी तरह से समूहवाचक संज्ञा में भी भीड़, ठीक है, कक्षा, सभा, परिवार, सेना, झुंड, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। इसीलिए अब हिंदी में 3 प्रकार के ही संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अभी हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की संरचना हम कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। एक तो हम मूल शब्द से और दूसरा है दूसरे शब्दों को लेकर के, ठीक है। हम अगर किसी भी मूल शब्द के पीछे में प्रत्यय को लगा देते हैं तो हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार के शब्दों से जातिवाचक संज्ञा से, जैसे मित्र से मित्रता, हिंदू से हिंदुत्व, तो ता और त्व ये प्रत्यय शब्दांश है, ठीक है। सर्वनाम से अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, विशेषण से बना सकते हैं ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचा जो है विशेषण है, जब उसमें हम आई लगा देते हैं तो वो हो जाता है ऊंचाई, तो वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। अव्यय से धिक्कार, निकट से निकटता, क्रिया शब्द से लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, सजाना से सजावट। तो बच्चों इस तरह से तुम्हारी पुस्तकों में भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ठीक है। किस तरह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी, यहाँ पर भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप इन सबको अपनी कॉपी में लिख सकते हो और याद कीजिएगा। आपकी ग्रामर की, व्याकरण की पुस्तक में भी इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप उन सबको याद करेंगे। और क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, निम्नलिखित संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाइए या विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाइए। तो आपकी ग्रामर की किताब में भी उदाहरण दिए उसे करेंगे और अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसे भी करेंगे। यहाँ पर भी कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, आप उन्हें अपनी कॉपियों में करें और अभ्यास से ही हम कुछ सीख सकते हैं। पहले आप अच्छी तरह से संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के भेदों की परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है, ठीक है, उन सबको पहले अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो अभ्यास को कीजिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ।